है गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज जापान का एक नॉर्मल सा दिन था। लोग आने जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक जैसे ही ट्रेन एक सुरंग की तरफ बढ़ती है तो सब मुसाफिरों के मोबाइल फोन में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले अर्थक्वेक्स के बारे में अलर्ट मौसूल होना शुरू हो जाते हैं। उन मुसाफिरों को अब ट्रेन में सवार जो मुसाफिर हैं उनको ट्रेन में झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया झटके ज़्यादा से ज़्यादा होते चले गए। स्पेशली जब ट्रेन टनल के अंदर घुसती है, लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और एक दूसरे पर गिरना शुरू कर देते हैं। सभी अचानक डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर एकदम झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है और जिससे ये लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे तैसे करके ये सारे के सारे मुसाफिर ट्रेन का गेट खोल के बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर का नज़ारा देखकर अपनी अजीब व गरीब हालत में हो जाते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि उनकी दुनिया गायब थी और सभी किसी पहाड़ों के बीच जा पहुंचे थे, जहां उनकी ट्रेन टनल के दरमियान कहीं रास्ते में फंस गई थी, जो कि पूरी तरह जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ था। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके मोबाइल फोन में सिग्नल नाम की चीज नहीं है, जिससे कोई कॉल या कोई मदद बुलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। एक और चौंका देने वाली बात उनके सामने आती है कि सिर्फ ट्रेन का कोच नंबर 5 वहाँ मौजूद था, बाकी ट्रेन गायब थी। उन्हें मालूम था कि उन्हें रेस्क्यू के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। उनके बीच में एक सैम था, जो सरकारी फायर फाइटर के तौर पे काम करता है। वो ट्रेन का अटेंडेंट साथ में डरे हुए लोगों को संभालने का काम सरंजाम देते हैं। यूमी भी उनकी वहाँ पे मदद कर रही थी। यूमी सैम के साथ काम किया करती थी और दूसरी तरफ सिटी में लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ट्रेन के लास्ट कोच नंबर 5 और कोच नंबर 6 कहाँ गायब हो गए हैं। उन्हें उसका रास्ता तो मिल गया, लेकिन गुम हुए 2 कोचेस का कुछ सुराग न लगा सके। और समझने की बात तो ये है कि कोच नंबर 6 अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि हमें अभी तक कोच नंबर 5 के बारे में ही मालूम है। इसी बीच सैम, यूमी और दूसरे पैसेंजर और नेविन ने आसपास की जगहों का मालूमात करने की कोशिश की। वो वहाँ थोड़े और दूर चले गए, लेकिन जब वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वो देखकर थोड़ा सा डर गए कि दूर दूर तक जिंदगी के कोई आसार नहीं थे, जैसे कि सालों पहले सब कुछ खत्म हो गया हो। अब वो एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन जो वो नज़ारा देखते हैं वो उससे घबरा जाते हैं कि चंद घंटों पहले वो जिस दुनिया को जानते और उसमें रहते थे वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उनके चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई बंजर जमीन थी, जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का इंसानी जिंदगी का नामो निशान नहीं था। अपने ट्रेन के कोच में वापस लौट के ये सारी की सारी बात सारे मुसाफिरों को बताते हैं कि इतना सब कुछ इतने से पलों में कैसे बदल गया। वहाँ कोई शहर और कोई मदद के नामो निशान नहीं थे। उन्हें पता लगता है कि बिना किसी रेस्क्यू के उन्हें 7 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं। वो टोटल 46 पैसेंजर थे, जिनके पास ना खाने को कुछ था ना पीने को कुछ। ऊपर से ये लोग अपनी जॉब के लिए जा रहे थे, इसलिए ये ज़्यादातर लोग भूखे और प्यासे थे। अब सिचुएशन बहुत मज़ीद से मज़ीद ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पे एक पैसेंजर को दिखाया जाता है जिसका नाम रैनी है। वो नेविन के बैग में से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन बैग के अंदर से उसको एक लेटर मिलता है, जिससे उसको ये पता लगता है कि नेविन एक क्रिमिनल है और वो फिर किसी और बैग से खाना चुरा लेती है। बाद में उस पैसेंजर को पता लगता है कि बैग में से उसका खाना गायब है, तो रैनी नेविन को कसूरवार ठहराती है और सबके सामने बोलती है कि नेविन एक क्रिमिनल है। नेविन रैनी को बोलता है कि तुम बिना किसी सबूत के मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। ट्रेन में इतने लोग हैं, खाना चुराने वाला तो कोई भी हो सकता है। तो नेविन पर ब्लेम करना रैनी के लिए सही नहीं होगा। लेकिन रैनी के कहने पर अभी भी सारे के सारे मुसाफिर नेविन पर ही शक कर रहे थे। तो अब नेविन गुस्से में आकर ट्रेन को छोड़ के चला जाता है और मदद ढूंढने चला जाता है। इसी बीच पता लगता है कि रैनी को खाना चुराते हुए किसी के मोबाइल फ़ोन में गलती से एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया था,
जिससे नेविन पे लगा हुआ इल्ज़ाम हट जाता है। उस समय नेविन बाहर गया हुआ था। उस समय वो खाई में गिरने ही लगता है कि तभी सही समय पर सैम और रोमी आकर उसको बचा लेते हैं। फिर दूसरी सुबह हो जाती है। फिर सारे मुसाफिरों को यकीन हो जाता है ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। सभी लोग घबराने लगते हैं। इसी बीच जो लोग खोजबीन करने गए हुए थे ये वापसी आके बताते हैं कि इन्हें एक तरफ एक टावर दिखा है जो सालों से खाली और झुका हुआ नजर आता है। ये स्पेशली बहुत एक अजीब और गरीब बात थी कि 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर पे उस टावर को बनाने की न्यूज़ छपी हुई थी जो कि 2023 से शुरू होकर 2026 तक बनने वाला था। इस जानकारी से उन मुसाफिरों की हालत और ख़राब हो जाती है। इनमें से एक मुसाफिर को एक कैन मिलता है जिस पे डेट 2026 की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। फिर इनमें से एक साइंटिस्ट को एक पौधा मिलता है जो कि एक अलग तरीके का था, जो कि फ्यूचर में ना होने की उम्मीद थी, जिसको देखकर उस साइंटिस्ट को अंदाज़ा होता है कि वो फ्यूचर में आगे 30 से 40 साल आगे आ गए हैं। वो अंदाज़ा लगाकर बताता है कि हम 2063 में हैं। इस दरियाफ्त ने सभी को परेशान कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की कोई अलामत मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो ये उन मुसाफिरों को ये मालूम लगाना था कि 2023 में वापस कैसे लौटा जाए, और दूसरा ये कि इस 2063 में ज़मीन इस बर्बादी तक कैसे पहुंच गई। अब 2023 में दूसरी तरफ ट्रेन के 2 कोचेस के गायब होने वाली बात हर तरफ फैल जाती है और सरकार अभी भी हैरान थी कि बिना खाने और पानी के 2 दिन गुजर चुके हैं और दूसरे दिन तक उन सारे मुसाफिरों को पानी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए सैम और यूमी ट्रेन के पास एक शीट बिछा देते हैं, इस आस में कि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। सैम और कुछ लोग हरे भरे दरख्तों को देखकर पानी ढूंढने का फैसला करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि आसपास कोई ना कोई पानी की मौजूदगी तो होगी। लेकिन घंटों भटकने के बाद भी पानी की खोज जारी रखते हैं। लेकिन फिर अचानक उन्हें गीली मिट्टी और मेंढक दिखने पर पानी के संकेत मिलने लगते हैं, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर हैं और वो पानी खोजने की स्पीड अपनी और तेज कर देते हैं। जहां उन्हें एक छोटा सा झरना मिलता है जिससे सब के सब बड़ी राहत महसूस करते हैं। इस दौरान नेविन अपने बैग में पड़े हुए लेटर्स के बारे में बताता है जो कि दरअसल उसके भाई के थे। उसका भाई 2 साल से जेल में होता है और 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। यूमी और सैम को बहुत बुरा लगता है कि बिना कुछ जाने पहचाने उसको जज कर लेते हैं। अब नेविन अपने मन में यूमी के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स महसूस करता है, लेकिन यूमी सैम को पसंद करती थी। इन सब के बीच में बारिश होने लगती है, जिससे वो लोग उस पानी को जमा कर अपने जिंदा रहने के लिए एक आस लगाते हैं और शैन खाने वाले पौधों की जांच शुरू करता है और साथ ही उन पौधों के बारे में बताता है जो कि उनके लिए खतरनाक होते हैं। शैन के गाइडेंस से मुसाफिर सारे के सारे जो उनकी जान के लिए अच्छे प्लांट हैं, पौधे हैं, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी जान के लिए खतरनाक नहीं हो। इसी चक्कर में यूमी एक गलत पौधा खा लेती है जो कि जहरीला होता है, लेकिन एक अच्छी किस्मत से वो इतना भी जहरीला नहीं होता है। अभी वहाँ रहने के लिए सबके सब पेड़ों से बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं और आग जलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग एटीएम कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी दौरान शैन जब खाने की तलाश में था तो उसको दूसरा इंसान मिलता है जो कि उन 46 लोगों में से नहीं होता है, लेकिन शैन उसको पकड़ने के चक्कर में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उनमें से एक यूतो मेडिकल स्टूडेंट होता है, वो इलाज करने के लिए सामने आता है। उन्होंने इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटी बैक्टीरियल पौधों का इस्तेमाल किया। आखिरकार 3 दिनों बाद शैन सही हो जाता है और सभी को उस अजनबी इंसान के बारे में बताता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है जो कि एक जाल बनाकर वो जाल उसने चारों तरफ लगा देता है। वो जाल उनके लिए अच्छे साबित होते हैं जब एक दिन किसी के जाल में फंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो फौरन वहाँ मालूम करने के लिए भागे कि जाल में कौन फंसा है। वहाँ जाल में एक बच्चा फंसा हुआ था
जिस बच्चे ने उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए हैं वो बच्चा जाल से अपनी जान छुड़ाकर भागता है। किसी नदी के किनारे रुक जाता है। वहाँ लड़का उन्हें रुकने के लिए कहता है। बातों बातों में बहुत टाइम गुजर जाता है और अंधेरा हो जाता है। लड़का बहुत सारे लोगों को साथ लेकर लौटता है। फिर बाद में उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उन्हें लापता कोच नंबर 6 मिलता है, जो उनके कोच नंबर 5 के साथ गायब हो गया था। इस बार कोच नंबर 6 की मिस्ट्री सुलझ जाती है। वो वहाँ पर हेक्टर से मिलते हैं, जहाँ कोच नंबर 6 वाले हेक्टर को लीडर के रूप में चुनते हैं। उन्होंने अपनी अपनी बातें बताते हैं। जहाँ कोच 6 किसी नदी के किनारे पर मौजूद था, जहाँ उन्हें पहले ही मछली और पानी मिल जाता है, जहाँ उन लोगों ने किचन और टॉयलेट भी बना लिए थे। आसपास के इलाके में रहने के लिए इन लोगों ने ज़्यादा समय गुजारा था। साथ में नेविन उस इंसान को पहचान जाता है जिसके पीछे सैम भागा था। उसने शेन के साथ हाथापाई करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। जो उसने किया डर के मारे किया, कहीं फ्यूचर के लोग उसको मार ना दें, और डर के मारे इन सब बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। जब यूमी पूछती है कि उनको कैसे पता लगा कि वो फ्यूचर में आए हैं, जब हेक्टर उनको कहता है कि पास ही नदी के किनारे उन्हें एक टूटा हुआ जहाज मिलता है, जहां उन्हें पुराने सिस्टम और रेडियो से पता चला है कि वो 2060 में आ गए हैं। हेक्टर को यहाँ बिताए टाइम से पता लगता है कि 2026 में जमीन से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया था, यानी कि मेटोराइट, और समंदर में गिर गया, जिसकी वजह से पूरी जमीन पे अर्थक्वेक और सुनामी आए, जिससे कुछ ही टाइम में अरबों लोगों की मौत हो जाती है। और जो लोग जिंदा बच गए थे, वहाँ की आबो हवा में धूल उड़ने की वजह से उनकी भी मौत वाक़या हो जाती है, जिससे सूरज की रोशनी भी रुक जाती है और किसी भी किस्म की जिंदगी के आसार खत्म हो जाते हैं ज़मीन पे। हालांकि अब 2060 है, कुछ समय बाद धूल के बादल साफ हो गए थे और ज़मीन फिर से हरी भरी हो गई थी, लेकिन बिना इंसानों के। हेक्टर ने इनको समझाया कि अगर 2023 में वापस लौटने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले हुकूमत को उस उल्कापिंड यानी मेटोराइट के बारे में बताना होगा, ताकि 2026 में आने वाली तबाही को रोका जा सके और अरबों लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरे दिन कोच नंबर 6 के पास घूमते फिरते यूमी और रेनी की नज़र एक ज़मीन पर पड़ती है, जहाँ पे किसी इंसान को मिट्टी में दबा दिया गया था, जिससे पता चला कि कोच नंबर 6 में से कोई मरा है। जैसे ही वो कोच नंबर 6 के पास मालूम करने के लिए जाती, कोच नंबर 6 के लोगों ने उन्हें डरा धमका कर किसी को ना बताने को कहते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में यूमी और रेनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ताकि रेनी इस बारे में दूसरों को बता सके और यूमी उनका ध्यान भटका सके। रेनी हर भराहट में कोच के अंदर पहुंच जाती है। नेविन और सैम उसको बचाने के लिए दोनों पीछे भागते हैं और यूमी भागते भागते उस जहाज तक पहुंच जाती है जिसके बारे में हेक्टर ने बताया था। गुस्से में सैम और नेविन उस बॉडी के बारे में हेक्टर से मालूमात लेते हैं, जहां हेक्टर उनको बताता है कि उनके बीच में क्रिमिनल घुस गया था जो किसी को मारने की कोशिश करता है। जहां हेक्टर सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उस इंसान को मार डालता है और इसी वजह से उस हेक्टर को कोच नंबर 6 वाले लीडर चुनते हैं। अब यूमी को जहाज में तोड़ फोड़ दिखती है, जिससे उसको लगता है कि कोच नंबर 6 वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हेक्टर यूमी को ढूंढ लेता है, जहां हेक्टर उसको बताता है कि उसका टाइम ट्रेवल करने के पीछे कोई हाथ नहीं था। वो बताता है कि वो चाहता था कि वो एक नए समाज की नींव रखे और वो चाहता है कि उनमें से कोई भी 2023 में वापस ना जाए, ताकि वो इनके बीच में राज कर सके। अब यूमी को हेक्टर के इरादों के बारे में पता चल जाता है। उसके लिए यानी हेक्टर के लिए यूमी सीधा खतरा बन जाती है, जहां हेक्टर यूमी को जहाज में बांध देता है। वापस आकर हेक्टर उन दोनों ग्रुपों को यानी कि कोच नंबर 6 और कोच नंबर 5 वालों को आपस में भड़का देता है कि कोच नंबर 5 वाले उनकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी चीज़ें चुरा रहे हैं। कोच नंबर 5 में यूमी की लापता होने की खबर फैल जाती है,
जिससे दोनों ग्रुप लड़ने लग जाते हैं, जिसके बीच हेक्टर को सीक्रेट बनाए रखने के लिए यूमी को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक हेक्टर उस जहाज पर पहुंचता, यूमी उस जहाज से भाग चुकी थी और अपने ग्रुप यानी कोच नंबर 5 के लोगों तक पहुंचकर हेक्टर के इरादों के बारे में सबको आगाह कर देती है। बाद में हेक्टर अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि वो सबका भला चाहता है, जिससे जमीन पर इंसान खत्म नहीं होंगे और वापस जिंदगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नई जमीन पर कोई भी पॉपुलेशन और पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब दोनों ग्रुपों को हेक्टर के असली इरादों का पता चल जाता है, जिससे वो दोनों ग्रुप हेक्टर का बाइकआउट करने का फैसला करते हैं। हेक्टर वहां से जाने से पहले उनको एक डायरी देता है जो उसको जहाज के अंदर से मिली थी, जिसमें उस टावर के बारे में कुछ जानकारियां थीं जो कि 2023 में वापस जाने के लिए रास्ता बन सकता था। इस जानकारी के बाद दो मुसाफिर उस पहाड़ी पर जाते हैं और 2026 में टकराए जमीन से उस उल्का पिंड यानी मेटोराइट के टुकड़ों की जांच पड़ताल करते हैं। इन टुकड़ों में वो बात थी जो कि जमीन पर किसी ने नहीं देखी थी। दूसरी तरफ 2023 में रे नाम का एक साइंटिस्ट सीसीटीवी में देख रहा था कि आखिर ट्रेन के 2 डिब्बे कैसे गायब हो गए, जिससे उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि टनल में एक वर्म होल बन गया था, जिससे वो साइंटिस्ट अंदाजा लगाता है कि ट्रेन के 2 डब्बे वाकई में उस वर्म होल में चले गए हैं। लेकिन अभी भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। 2060 में सारे कोच 6 के मुसाफिर हेक्टर के प्लान के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने फैमिली के पास वापस लौटना चाहते थे, जिसके बाद वो कोच नंबर 5 के लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं और उस मेटोराइट के टुकड़ों के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सैम को पता चलता है कि ये मकनातीसी हैं, जो कि सबसे अलग चीज है और वो चीज उनके बहुत ज्यादा काम आ सकती थी। अब 2023 में जब रे ने फुटेजेस का एनालिसिस किया तो पता चला कि वो शूटिंग स्टार नहीं था, बल्कि स्पेस में एक ब्लास्ट हुआ सुपरनोवा है। सुपरनोवा जब फटता है जब स्पेस में किसी तारे की जिंदगी एंड पर पहुंच गई हो और बाद में वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे भारी मिकदार में तवानाई निकलती है और ऐसे हादसा टाइम पर असरअंदाज होते हैं, जिससे आसपास के सैयारों में अर्थक्वेक आना, वर्म होल खुल जाना और हो सकता है कि स्पेस टाइम में कुछ हेरफेर हो जाए, जिससे उनको ये बात समझ में आती है ये सब कुछ सुपरनोवा के फटने से हुआ है, जिससे वर्म होल खुल गया और ट्रेन के आखिर के 2 डब्बे फ्यूचर में ले गया। और वर्म होल से फ्यूचर में आने के बाद उन्हें पता चला कि वापस 2023 में जाने के लिए उन्हें ऐसा ही एक वर्म होल बनाना होगा। या तो इस वर्म होल की एनर्जी से कुछ काम हो सकता था या उन्हें ही कुछ करना होगा। अगली सुबह नई चुनौती के साथ शुरू होती है, जहां भारी बारिश जिसने उनके रहने की जगह को तबाह कर दिया था, जिसमें उनका खाना भी खराब हो जाता है और सभी घबरा जाते हैं। उनमें से एक मुसाफिर ने सलाह दी कि बारिश और तूफान से बचने के लिए उन्हें टनल में जाना चाहिए। जब उनमें से एक मुसाफिर ने तूफान से बचने के लिए कोच का दरवाजा टनल में खोला तो सभी मुसाफिर उस वर्म होल को देखकर परेशान हो जाते हैं, जो कि असल में भारी बारिश और तूफान की वजह से बन गया था, जहां एक मुसाफिर की गुड़िया को वर्म होल अपने अंदर खींच लेता है, जिससे उनको लगता है कि उनको वापसी सही समय में जाने का रास्ता खुल गया है। जब ये ची उस वर्म होल में जाने की कोशिश करता है तो सैम उसको रोक लेता है, क्योंकि वर्म होल की एनर्जी बहुत ज्यादा थी जो कि किसी भी इंसान को मार सकती थी और तूफान के रुकते ही वर्म होल भी गायब हो जाता है। अब 2023 में ट्रेन के डिब्बों की जांच पड़ताल करते हुए उन लोगों को वो गुड़िया मिलती है जो कि 2060 से आई थी, जो कि उनको बताती है कि 2023 से 2060 का रास्ता अभी भी मौजूद है, जिससे हुकूमत को ये बात पता लगती है कि फ्यूचर में लोग अभी भी जिंदा हैं। 2060 में मुसाफिरों को पता लगता है कि उन्हें वर्म होल को खोलने के लिए बिजली की जरूरत होगी, तो वो सभी बिजली का सोर्स ढूंढने में लग जाते हैं, जिसमें उन्हें एक टूटा हुआ बिजली का खंभा मिलता है जिस पर तार लगा हुआ था। उस तार के जरिए उन्हें बिजली का एक स्टेशन मिलता है जो सालों पहले मिट्टी के नीचे दब गया था,
मिट्टी को हटाने से मुसाफिरों को पता लगता है कि अंदर का हिस्सा अभी भी सही सलामत है, जिसमें अभी भी बिजली होने के चांसेस मौजूद हैं और सालों से बिजली अंदर ही मौजूद थी, जिससे उनको राहत मिलती है कि वो वर्म होल को खोल सकते हैं और वो उस बिजली के सोर्स को टनल तक पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, ताकि अगले तूफान और बारिश में जब वर्म होल खुलेगा तो वो बिजली की मदद से उसको और बड़ा कर सकते हैं, ताकि वो 2023 में वापस लौट सकें। अब यहाँ पे नेविन नोटिस करता है कि तूफान कुछ ही देर में आने वाला है। जैसे ही तूफान आता है, फटाफट सभी काम में लग जाते हैं और हर मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ पड़ता है। अब फटाफट सबके सब जनरेटर चालू करते हैं और अपनी कोशिशों में पूरा होने के बाद वर्म होल बड़ा हो जाता है और वर्म होल की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो ट्रेन का डिब्बा अपने अंदर खींच लेता है, जिससे उनको लगता है कि वो वापस 2023 में उनके अपने टाइम में वापस पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उस डब्बे का गेट खोलता है। तभी वो मुसाफिर उनसे डेट पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो 2023 के बजाय 2026 में आ गए हैं, जिसके थोड़े ही समय बाद वो उल्का पिंड जमीन से टकराने वाला है, जिससे उनको लगता है कि वो सही टाइम में आ गए हैं। लेकिन अब किसी तरह से उस उल्का पिंड को जमीन से टकराने से रोकना था, क्योंकि कुछ समय बाद ही वो उल्का पिंड जमीन से टकराने वाला था और अभी सारी मुसाफिरों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि ये सारे के सारे मुसाफिर किसी खतरनाक रेडिएशन में ना आ गए हों। अब उन्होंने अपने टाइम ट्रेवल की हादसे की कहानी सरकारी आदमियों को बताते हैं और साथ में कुछ एविडेंस भी बताते हैं, और दूसरे मुसाफिर ने जांच में मिली डायरी के बारे में भी बताया। और वो सरकारी आदमी उस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और कोई भी उन पे यकीन नहीं कर रहा था। और बाद में ये लोग अपने से मिलते हैं जो कि 3 सालों से उनकी तलाश में थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग फ्यूचर में गए थे उनके लिए 2 या 3 महीने गुजरे थे, लेकिन यहाँ 2023 को पूरे 3 साल गुजर चुके थे और अभी भी हुकूमत उन पे यकीन नहीं कर रही थी। तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाली तबाही के बारे में सबको बताया जा सके, जिसमें उनके साथ देने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। और फिर सरकार एक प्रोजेक्ट शुरू करती है जिसमें वो उस उल्का पिंड को जमीन पर पहुंचने से पहले ही तोड़ सके। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दें। ये वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ खराबियों की वजह से ये हम वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।